Good morning, children. Today we'll study class 8th, subject Social and Political Life, 3, Chapter 1, The Indian Constitution, Part 2. Part 1 में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं, ये हमने देखा था. अब हम देखने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के की फीचर्स क्या क्या होते हैं. की फीचर्स में क्या क्या है ये हम देखेंगे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर्स. ओके. जब इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द इमेजिनेशन ऑफ फ्री इंडिया, जब हमारा देश गुलाम था और उस वक्त जब भी स्ट्रगल हो रहा था आज़ादी के लिए, है ना, तो जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट लीडर्स थे उन्होंने एक सपना देखा होगा कि किस तरीके से जो हमारा फ्री इंडिया है, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो वो किस तरीके से होगा, हमारा फ्री इंडिया कैसे होगा. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, तो वो कैसा होगा, उन्होंने इमेजिन किया होगा कि हमारा जब देश आज़ाद होगा तो वो कैसा होगा. तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा होगा, हाउ फ्री इंडिया लुक लाइक. उन्होंने ये सोचा होगा कैसा हमारा देश दिखना चाहिए, हाउ फ्री इंडिया लुक लाइक. तो सबसे पहले उनके दिमाग में आया होगा डेमोक्रेसी. क्या आया होगा, डेमोक्रेसी. क्यों डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, बिकॉज वी सफर्ड अ लॉट अंडर द ऑथोरिटेरियन रूल ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट. क्यों, क्योंकि जब हम लोग गुलाम थे तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया था. उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया था, हमारे ऊपर बहुत बहुत उन्होंने अत्याचार किया था. तो इसलिए सबसे पहले वो ये चाहते होंगे कि जो हमारा देश हो वो कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेसी होनी चाहिए यहाँ पे, है ना. और फिर जब इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और जो भी हम डिसीजंस में उसमें भी इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सबका. क्योंकि उस समय क्या था, जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज जो भी ब्रिटिश जो भी हमारे पर रूल्स रेगुलेशंस लागू कर देते थे और वो हमको उनको मानना पड़ता था. तो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो ये नहीं चाहते थे इस तरीके से हो. तो वो क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी हो और सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन में डिसीजन मेकिंग भी मिले. ये उनका सपना था. लेकिन ये चीजें उन्होंने कैसे अचीव की, बट हाउ डिड वी अचीव दिस, इसको कैसे अचीव किया होगा, है ना. दिस वॉज डन नॉट बाई वन पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300%. ये किसी एक पर्सन से कंप्लीट नहीं हुआ. यहाँ पर करीब करीब दिस वॉज डन, ये देखो, दिस वॉज डन by the person but about 300 people. They became the member of Constitution Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. ये चीजें जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठे तो ये आसान नहीं था, सिर्फ किसी एक बंदे ने पेन उठाया और लिख दिया, ऐसा नहीं था. इसके लिए करीब करीब 300 लोग अलग अलग जगह से आके एक जगह पर मिले और उन्होंने कब, असेंबली 1946 में, एंड हु मेट प्रेडिकली, हमेशा मिलते थे पीरियड्स ऑफ टाइम पे 3 साल तक, और तब जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब सभा है ये. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या हुआ, इज अ ग्रुप ऑफ लीडर्स हु ड्राफ्टेड और क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ग्रुप ऑफ लोग हैं, लीडर्स हैं, जिन्होंने क्रिएट किया, बनाया या ड्राफ्ट किया, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना. तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके. ये क्या है, बॉडी ऑफ लीडर्स थे इसमें, लीडर्स थे इसमें बहुत सारे, और हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री. इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ देम, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सके. उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थी. द कंट्री वॉज मेकअप ऑफ सेवरल डिफरेंट, क्यों, हमारे देश में अलग अलग, देखो, तो जब ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इनके पास जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, है ना. इन्होंने ड्राफ्ट किया था, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर. तो आपको याद रखना है, चेयरमैन थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी.
जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे होंगे सब मिलके, तो इनको कितने सारे चैलेंजेस आए होंगे। क्या एक बार में सोचा, क्योंकि हम वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैड मैनी चैलेंजेस। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होंगे तो इनके पास बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, है ना। जैसे इन फ्रंट ऑफ देम, जैसे डाइवर्सिटी, पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। मतलब डाइवर्सिटी, हमारे देश में आज कुछ किलोमीटर तक चलिए तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनके पहनावा, उनका कल्चर, सब कुछ अलग हो जाता है ना। महाराष्ट्र में अलग बोल रहे हैं, तमिल में अलग बोल रहे हैं, आंध्रा में अलग बोल रहे हैं, सब जगह उनके कल्चर, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन सब डिफरेंट हो जाता है ना। डाइवर्सिटी तो इतनी अलग अलग विभिन्न चीजों को मानने वाले लोगों को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कि जो सब लोग उसको माने, है चैलेंज। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, फिर भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाना कि जिसको सब लोग माने, ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। पार्टीशन, उस समय हमारे देश में पार्टीशन भी हुआ। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमारे देश में पार्टीशंस भी हुए, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि सबके राइट्स को, सबके हित को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब आप बोल सकते हैं प्रिंसली स्टेट मतलब जैसे कि जो राजा राजवाड़े लोग हुआ करते थे, पहले राजा लोगों का भी राज होता था, तो राजा राजवाड़े लोगों का भी एक अलग था, उनका प्रिंसली स्टेट था। तो इन्होंने जो उनको ये राजा राजवाड़ों को ये बोला गया था कि या तो आप इंडिया में रह सकते हैं, या आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, या फिर या अपना इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। लेकिन सोचो, उनको भी एकजुट लाकर अपने इंडिया में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको भी एक अधिकार देना, है ना। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर सम ऑफ, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो अपने डिसीजन के बारे में नहीं जानते थे कि उनको कहाँ क्या करना है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है कि वो उन्होंने इन प्रिंसली स्टेट को सबको मिला के रखा, हम लोग में जोड़ा इनको, है ना। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इनके सामने देखो कितने चैलेंज थे। डाइवर्सिटी थी, पार्टीशन था, और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट था। उसके बावजूद भी वर्किंग ओवर द चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव द विजनरी डॉक्यूमेंट। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस को सामना करते हुए भी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने एक ऐसी बनाए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। असेंबली ने हमें क्या दिया, एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें ये देखा क्या कि डाइवर्सिटी के साथ साथ ऐसा ना हो कि सब डाइवर्स है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ उन्होंने एक नेशनल यूनिटी को भी ध्यान में रखा कि हमारे देश में नेशनल यूनिटी हो, ये भी ध्यान में रखा गया। और उसके बाद ये भी ध्यान में रखा गया कंसर्न फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये भी उन्होंने ध्यान रखा कि देश का जो आर्थिक और सामाजिक तरक्की है, डेवलपमेंट है, वो भी विकास हो उसका, है ना। सामाजिक तौर पे और आर्थिक रूप से भी हमारे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी उन्होंने ध्यान रखा। इतना विजनरी था उनका डॉक्यूमेंट, इतना दूर सोच रखते थे वो लोग। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। और इसमें हमारे लिए तो इसमें कुछ की फीचर्स हैं जिससे ये बना है। तो कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे क्या क्या है की फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, सेकुलरिज्म है। ये जो है 5, ये आपके की फीचर्स हैं इसके। तो हम की फीचर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से आप क्या समझते हैं? फेडरलिज्म मतलब हो गया, दिस रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। कंट्री में पावर को अलग अलग लेवल में शेयर करना इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ओके, जब 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट होती है, एक या एक से ज्यादा सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, तब उनसे कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में भी ये भी बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, जैसे फेडरलिज्म में सबसे पहले एक पूरा कंट्री है, उसमें कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है या यूनियन गवर्नमेंट,
उसके बाद स्टेट है तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और विलेज वगैरह को देखने के लिए हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है। ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है हमारे देश में। तो इसे ही हम कहते हैं फेडरलिज्म, मीन्स डिविजन ऑफ पावर, है ना। और पावर को अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। क्लियर। और ये वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कि वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of government need to be devised that did not involve only person sitting in a capital city of New Delhi and making अ डिसीजन फॉर एवरीवन। देखो, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए न्यू दिल्ली में, वो ही पूरे एक छोटे से गांव में, एक स्टेट में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको कैसे देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? इतनी दूर से बैठे हुए नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया गया है, हर स्टेट के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई है। और स्टेट ने क्या किया है, हर एक लोकल गवर्नमेंट बना दिया है, पंचायती राज बना दिया गया है। तो जिससे कि हर जगह को वो अच्छे से हर जगह का काम वो अच्छे से हो सके। ओके। Instead, it was important to have another level of government in the states so that a decision could be made for the particular area. अब देखो, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही पूरा काम देख सकेगी ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया। स्टेट के बाद एक क्या बना दिया गया, लोकल गवर्नमेंट भी बना दी गई। जिस तरीके से आपके स्कूल में एक बड़ा सा स्कूल है, उसमें आप प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकते हर जगह को देखने के लिए, तो उन्होंने अपर प्राइमरी के लिए किसी को हेड बना दिया, प्राइमरी के लिए एक हेड बना दिया, किंडरगार्टन के लिए एक हेड बना दिया, ताकि वो हर लेवल को अच्छे से वो हेड मैनेज करेंगे और वो जाके प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा स्कूल क्या है, बहुत वेल मैनेज हो सकता है। तो इसी प्रकार के लिए कंट्री को मैनेज करने के लिए पहले यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे। While each state in India enjoys the autonomy in exercising powers on central issues, subjects of national concerns require that all these states follow the laws of the central government. अब जो स्टेट है हमारे इस हर जो इंडिया में क्या है, जो हर स्टेट है वो ऑटोनॉमी मानता है, मतलब उनके पास खुद के अपने, हर स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद का एक पावर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यदि उसके पास खुद का पावर है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं अपना एक इंडिविजुअल कंट्री बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन सब को जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास खुद ऑटोनॉमी है, उनके पास खुद एक पावर है, लेकिन उनको क्या है, मेन क्या है, जो भी नेशनल कंसर्न रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको जो भी रूल फॉलो करने हैं वो कहाँ से फॉलो होंगे, उनको भी लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उनको फॉलो करना होगा। द Constitution contains list that details the issue to each tier of government make a law on. In addition, देखो tier means यहाँ पर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ही बोल रहा है कि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिस्ट दे रखी है जिसमें कि हर कौन सा काम कौन से लेवल में होगा ये बताया गया। जैसे कि आप बोल सकते हैं, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कि यूनियन लिस्ट में हम जो फॉरेन से रिलेटेड बातें हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स। स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस, ट्रेड, ये सब आ जाता है स्टेट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट में हम देखते हैं कि एजुकेशन को लिया जाता, एजुकेशन आता है इसमें। एजुकेशन को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उसके लिए रूल बना सकते हैं, लेकिन यदि उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो तो झगड़ा दोनों के में, तो लेकिन किसका रूल चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल मानना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर? Under federalism, the states are not merely agents of federal government but draw their authority for the constitution as well. यहाँ पर फेडरलिज्म में ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट के रूप में है, एक एजेंट है वो। मियरली फेडरलिज्म में ड्रॉ एन अथॉरिटी
नॉट merely एन एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का कोई एजेंट नहीं है, खाली उसको बोले कि स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंट के रूप में काम करते, नहीं, उनके पास खुद एक अथॉरिटीज वगैरह दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, नॉट दे आर नॉट merely एजेंट्स, ओके। A person in India are governed by laws and policies made by each of this level. जो और इंडिया में जो लोग हैं वो इन रूल्स, लॉज और पॉलिसीज को मानते हैं, ठीक है, ऑफ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर। सेकंड आता है इसका की फीचर्स होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखिए आपके पास दो वर्ड है, पार्लियामेंट्री एंड गवर्नमेंट। तो वह आप क्या समझते हैं इससे, क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट पे बेस्ड होती है। आप चुनाव में देखते हैं कि लोग खड़े हो, चुनाव होता है, हम एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनते हैं, वोट देते हैं, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन जाता है, हम उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो जीत जाता है वो होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब देखो जो अब चुनाव तो होते हैं, और चुनाव होने के बाद जो आपने उस कांता की स्टोरी में देखा भी था क्लास 7 में, किस तरीके से वो वोट देने के लिए लाइन में खड़े थे, सबको इक्वालिटी का इक्वल अधिकार था वोट देने का, है ना, चाहे वो रिच हो, किसी कोई कास्ट बार नहीं था वहाँ, रिच पुअर नहीं देख रहे थे, सब कोई लाइन में खड़े थे वोट देने के लिए। तो इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी पढ़ा था, वही है ये कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, पर किसको, जो 18 साल से ऊपर है। आप कहेंगे हमें तो नहीं है, नहीं, बट जो 18 ईयर्स से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। When they were making the constitutions, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for the universal adult suffrage, and this would help to encourage democratic mindset and break the clutches of traditional. जब इस सबको वोट का अधिकार होगा तो सबके बीच में क्या आएगा, इक्वालिटी आएगा, सब ना इसमें जात पात देखी जाएगी, क्लास जेंडर कुछ नहीं देखा जाएगा, सबको समानता का अधिकार होगा वोट देने का, सभी को 18 साल से ऊपर से जो भी व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार है। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ द इंडिया हैड डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब यही है कि जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो हमको डायरेक्ट अधिकार होता है ना, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री representative of his or her social background can also देखो whereby people of India directly elected their representative, हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उसी समय हमें भी, हम तो वोट देते हैं और उसी समय हमें ये भी अधिकार होता है कि हम खुद भी इलेक्शन में खड़े हो सकें, है ना। आप इलेक्शन में खड़े होने के लिए आई थिंक अबव 25 ईयर्स वगैरह के लिए होना चाहिए, तो हम खुद भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, हम वोट भी डाल पाते हैं और हम खुद भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ये हमको राइट मिला हुआ है, क्लियर। ऑल द सेम टाइम दे कैन मीन्स बोलना मतलब जो लोग वोट दे रहे हैं वो भी कंटेस्ट इन इलेक्शंस ऑल्सो, वो भी इलेक्शन के लिए लड़ाई कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे दो की फीचर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला हमने देखा फेडरलिज्म, दूसरा हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके बाद हम ये देखिए कितना लाइन लगी हुई है वोटिंग देने के लिए, है ना। इसके बाद हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। आप इसको बुक्स में अच्छे से रीड आउट कीजिएगा।